चलिए, गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो प्रॉपर है? कमेंट करके बताइएगा, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। जल्दी से कमेंट कर लीजिएगा। गुड इवनिंग सभी को। डी कुमार, ठीक है। तो उम्मीद है ऑडियो वीडियो प्रॉपर है, तो आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सिंपल, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो अभी तक हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस तक कंप्लीट कर लिया था। गुड इवनिंग प्रीति जी। तो आगे जो आज हम लोग करेंगे वो आपको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कर लेते हैं, जिससे आपको ट्रायल बैलेंस के बाद आपको बैलेंस शीट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। ये वाली पोर्शंस आपको समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मली अभी तक हम लोग ट्रायल बैलेंस तक बना लिए थे, और आगे उससे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे टॉपिक थे जो भी साथ में क्लियर किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट, सिंपली जिसको हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को तैयार किया जाता है। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो आपकी संस्थाओं के वित्तीय विवरणों को बताता है, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग ये पता करते हैं कि अपनी संस्था की कितनी इनकम हो रखी है, किस तरह का प्रॉफिट है, वो हम लोग जान पाते हैं। जबकि बैलेंस शीट वहीं पे है, तो बैलेंस शीट से आपको ये पता चलता है कि अपनी संस्था का स्थिति क्या है, मतलब अपने पास कितना कैपिटल है, कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, यानी संस्था की जो स्टेबिलिटी है वो इससे पता चलता है। ठीक है, कि आपके पास क्या क्या चीजें हैं वो बैलेंस शीट से पता चलता है। यानी वित्तीय स्थिति को कौन दर्शाता है, वो बैलेंस शीट आपको दर्शाता है। तो ये भी पॉइंट याद आपको रखना है। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले वो आपको पता चलेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीनों पॉइंट को, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट को हम लोग देखेंगे। तो सिंपली ट्रेडिंग अकाउंट में आपको पता है जितनी भी ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट एंड लॉस है उसको हम लोग यहाँ पे, या जितने भी खर्चे हैं वो हम लोग ट्रांसफर करेंगे, जिससे पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट हो रखा है, कितना खर्चे हम लोग कर रखे हैं। तो आते हैं हम लोग अपनी बोर्ड पे और आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो अभी हमने आपको नॉर्मली बता रखा है। सिंपली इसमें देखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंतर्गत जो अध्ययन करना है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में व्यापार एवं लाभ हानि खाता कहते हैं। वहीं सेकंड पॉइंट आपको तुलन पड़ता है, यानी बैलेंस शीट को हिंदी में कहते हैं तुलन पट। तो नॉर्मली अपने को जो ध्यान देना है वो यहाँ से स्टार्ट होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ध्यान में रखिएगा, ऑब्जेक्टिव और बैलेंस शीट भी ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो सिंपल देखना है कि व्यापारिक एवं लाभ हानि खाते की आय विवरण भी हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं, जो इंग्लिश में ज्यादा ध्यान होगा ना, लेकिन कोई नहीं, हिंदी मीडियम है तो दोनों देख लेंगे। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, आय विवरण भी कहते हैं, यानी आय विवरण के रूप में जानते हैं। ये भी ध्यान में आपको रखना है। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग किसके रूप में जानते हैं, आय विवरण के रूप में जानते हैं, जो कि व्यापार की हानि एवं लाभ की स्थिति को दर्शाता है। किसको शो करता है, आपको लाभ हानि को शो करता है। सिंपल ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो आपको क्या शो करता है, प्रॉफिट और लॉस को शो करता है। नॉर्मली तो सभी बिजनेसमैन चाहते हैं कि प्रॉफिट हो, बट हानि होता है कुछ कंडीशनों के कारण, तो उसको भी शो करता है ये आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वहीं सेकंड कंडीशन, जो सेकंड पॉइंट पढ़ना था अपने को, तुलन पट यानी बैलेंस शीट। तो तुलन पट व्यापार की वित्तीय स्थिति को परिसंपत्ति यानी एसेट्स, लायबिलिटी और पूंजी के रूप में व्यक्त करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जो बैलेंस शीट की बात करते हैं, तो बैलेंस शीट आपका किसी भी व्यापार का वित्तीय स्थिति को दर्शाता है, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि आपकी कंपनी के पास कितना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है और कितना कैपिटल है। नॉर्मली बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको ध्यान में होगा। अभी तक यहाँ तक पहुंचे तो कि एक तरफ आपको एसेट्स होते हैं और बाया तरफ आपको होते हैं लायबिलिटी, और उसके अंदर सब हेड होते हैं, जैसे कैपिटल, रिजर्व, करंट लायबिलिटी,
तो ये सब सारा आपको याद में होगा। एसेट्स की तरफ देखते हैं तो एसेट्स आता है और एसेट्स के अंदर फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स इंक्लूड होते हैं। तो सिंपली आपको पता होगा बैलेंस शीट से जो समीकरण आपको हमने पढ़ा रखा है वो आपको ध्यान में होगा कि करंट एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, ये जो समीकरण आपको अकाउंटिंग इक्वेशन हम लोग कहते हैं, सीए का मतलब हुआ करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स ध्यान रखिएगा। चालू संपत्ति कहते हैं, ओहो सॉरी सॉरी करंट एसेट्स लिख दिया ना, एसेट्स इज इक्वल टू होगा ना, यहाँ पे हमने लिख दिया करंट एसेट, कमेंट भी आपका नहीं आया, करंट एसेट नहीं एसेट्स कहेंगे। ठीक है, संपत्ति इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, जबकि एसेट्स को दो भाग में बांटे हैं, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स में। ठीक है, तो ये अपने को पता है। तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग प्रवीण जी। तो सिंपली जो पॉइंट है वो आपको समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट का कमेंट भी है कि बीएसटी वाले को ज़्यादा डिटेल में पढ़ा रहा है, तो उम्मीद है कि जो अब आपका जो सिलेबस है वो भी डिटेल में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। बाकी नॉर्मली हमने आसान से भी बता रखा था ना, पीछे वाली भी चैप्टर्स होंगे, किन्हीं को डाउट रहेगा तो वो पूछा कीजिएगा। ठीक है, तो नॉर्मली जो इंट्रोडक्शन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो आपको समझ में आ गया होगा, और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, दो चीज बनाते हैं, एक तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते हैं, सेकंड अपना बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, यानी आय विवरण कहते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है कि बैलेंस शीट को किसी भी संस्था के फाइनेंशियल पोजीशंस को वो बताता है, ये आपको याद में रखना है। और बैलेंस शीट से ही जो अपना अकाउंटिंग इक्वेशंस है वो जनरेट हुआ है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ठीक है, तो बाकी तो लायबिलिटी में भी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी है, तो वो तो नॉर्मल मैटर्स है। और यदि पूछ देगा कि कभी कभी इसको बाइफरकेट करके पूछ दे कि करंट एसेट्स प्लस डॉट डॉट इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, तो क्या होगा ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा तो वो नॉन करंट एसेट्स होंगे, तो ये सभी चीजें आपको नॉर्मली ध्यान में रखना है। गुड इवनिंग ज्योति जी। अच्छा, आज हम ही पहले ज्वाइन कर लिए क्या? नहीं, टाइम से है, अभी तो 15 हो गया, दोनों स्टूडेंट लेट हैं, कोई नहीं। तो नॉर्मली जो चीजें हैं वो अपने दिमाग से भी यूज करेंगे, ये नहीं है कि हाँ ये टॉपिक नहीं था कि भाई करंट एसेट्स पूछ दिया है अब इक्वेशंस तो बैठता नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो नॉर्मली इक्वेशंस आपका है वो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होता है। ठीक है, और एसेट्स के अंतर्गत आपको करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आती है, लायबिलिटी के अंदर भी उसी करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी आता है। तो ये सभी चीजों को नॉर्मल चीजें वो आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, मतलब एसेट्स का पास है मैंने करंट एसेट्स प्लस करंट लायबिलिटी मिला के ये बनता है, और आपको इक्वेशंस में इंक्लूड करें तो वो आपको ध्यान में रखना है। तो इस स्लाइड में किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अब बताइए, अब ठीक से पढ़ा रहे हैं ना, क्या और स्लो चले? चलिए कोई नहीं, और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे अब। ठीक है, हिंदी में देखेंगे। अब तो आपको याद हो गया होगा ना, व्यापारिक व लाभ हानि खाते को ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। नॉर्मली आपने पढ़ा होगा 11 12 में, जहां भी पढ़ेंगे तो वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आपको कहते होंगे। चलिए इसी को आगे देखते हैं। व्यापारिक व लाभ हानि खाता एक लेखांकन अवधि में, ध्यान रखिएगा अकाउंटिंग ईयर्स में ये बनता, एक लेखांकन अवधि में किसी व्यापारिक प्रतिष्ठान यानी जो भी आपका व्यवसाय होगा उसके द्वारा अर्जित लाभ और हानि का आकलन किया जाता है। स्टार्टिंग में भी हमने बता रखा है आपको कि प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, लाभ या हानि को कैलकुलेट करते हैं। व्यापारिक व लाभ हानि खाते को तैयार किया जाता है, आकलन के लिए क्या किया जाता है, मतलब कैलकुलेट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग बनाते हैं। और ट्रेडिंग में अपना डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट, जो आगे हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं वास्तव में यह व्यवसाय क्या है, आगम और व्यय की समीक्षा करती है। वास्तव में जो व्यापार है वो क्या करते हैं, अपनी आय व्यय की समीक्षा करते हैं, देखना चाहती है
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कि कौन से सेक्टर्स में कितने खर्चे हो रहे हैं, कहाँ पे गुंजाइशें हैं कि आप इसको एक्सपेंसेस को कम कर सकते हैं, ठीक है। और नेट प्रॉफिट लाभ हानि को प्रदर्शित करता है। तो नॉर्मल चीजें है, लास्ट में सारी हम लोग एक्सपेंसेस और इनकम एक जगह शो करेंगे तो आपको तो नेट ही आएगा ना कि कितना खर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको पता चलती है। चलिए आगे देखते हैं फिर आय से व्यय। अब इससे भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान में रखें, ठीक है। आय से व्यय को घटाने पे लाभ प्राप्त होता है, यानी इनकम में हम लोग एक्सपेंस को घटाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा, लाभ पता चलेगा, ठीक है। और यदि लागत से आय कम होता है, मतलब कॉस्ट कॉस्ट से आय कम होता है, मतलब कॉस्ट ग्रेटर देन इनकम, तो क्या होगा, आपको हानि से होगा। मतलब जितना आपने कॉस्ट लगाया उससे ज्यादा आपका इनकम नहीं हुआ, मतलब कॉस्ट आपका ज्यादा होगा। मतलब कहने का मतलब कि कॉस्ट आपको ज्यादा है और इनकम आपका कम हुआ तो लॉस हो जाता है। वहीं इसका जस्ट उल्टा हो जाता है कि यदि कॉस्ट दिया हुआ है और इनकम दिया हुआ है और इनकम यदि अधिक है तो आपको ऑटोमेटिक दिमाग में बात आनी चाहिए कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रखा है, ठीक है, मैंने प्रॉफिट हो रहा है। और ये सिंबल को तो जानते हैं, जिधर का मुंह खुला रहता है उधर को कहते हैं बड़ा, मतलब कॉस्ट ने मुंह खुला हुआ है तो इस कॉस्ट बड़ा है इनकम से। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, वो आपको पता होगा। आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो आईवीआई को हम लोग देख लिए और कल की क्लासेज आपको 8-10 के आसपास रहेगा, 7 से 8 ले लेंगे। बीएसटी की क्लासेज है और आपकी क्लासेज ध्यान रखिएगा आप लोग, कल आपको मॉर्निंग में हो जाएगा क्योंकि शाम में पटना बोरिंग सेरेमनी है अंकल का, तो मे भी उधर ही रहेंगे ना, ठीक है। तो कोशिश करेंगे कि आपके 8 बजे क्लास ले लेंगे, छुट्टी नहीं देंगे, ठीक है। चलिए हाँ, 8-8-10 रखते हैं ना, क्योंकि 7 से 8 बीएसटी का क्लासेज, तो 10-5 मिनट आगे पीछे हो सकता है उनकी भी क्लासेज, ठीक है। 8-10 रखते हैं, टाइमिंग देख लीजिएगा कल की क्लासेज के लिए। 8-10 AM है, इवनिंग में मत रखेंगे क्योंकि आने में लेट से लेट हो सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। चलिए तो सब लोग समझ गए, कल का डेट एंड जो टाइमिंग है वो 8:10 क्लासेज का। तो नॉर्मली यहाँ तक आए, फिर आगे देखते हैं हम लोग कि व्यापारिक लाभ और हानि खाते में एक लेखांकन अवधि में निष्पादन की समीक्षा की जाती है। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक अकाउंटिंग या अपना जो भी आप अकाउंटिंग या रखते हैं उस अवधि में अपने को क्या पता चलता कि कितना लॉस हो रहा है या कितना हानि हो रही है, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं। चलिए तो आगे अब हम लोग देखते हैं। नॉर्मली आपको पता है कि इसे प्राप्त करने के लिए, मतलब इसे प्राप्त करने के लिए टर्पस से व्यय और आय के शेष को हम लोग व्यापारिक एंड लॉस खाता में दिखाते हैं। मतलब लाभ हानि को हम लोग को पता करने के लिए क्या करते हैं, जो ट्रायल बैलेंस था वहीं से अमाउंट हम लोग ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कितने खर्चे हैं कितने सारे बैलेंस है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। चलिए आगे देखें। तो नॉर्मली ट्रायल बैलेंस के बाद अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया, फिर आगे देखते हैं व्यापारिक व लाभ हानि खाते को। अब हम लोग नॉर्मली स्ट्रक्चर्स पे आ रहे हैं, जो भी थ्योरी पार्ट न थोड़ा बहुत था वो हमने आपको समझा रखा है। अब हम लोग धीरे धीरे आएंगे, यहाँ पे आएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के स्ट्रक्चर्स की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोई नहीं, वो तो आपको ध्यान में होगा, देख लेते हैं हम लोग। व्यापारिक व लाभ हानि खाते का नाम यानी डेबिट, इंग्लिश में नाम को कहते हैं डेबिट, और जमा यानी क्रेडिट भी व्यक्त किया जाता है। यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग डेबिट और क्रेडिट बैलेंस में व्यक्त करते हैं। ऐसे तो नॉर्मली हमने समझ लिया ना कि इनकम अपने को ज्यादा हो रहा है मतलब प्रॉफिट हो रहा है, कॉस्ट से यदि इनकम ज्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है, और कॉस्ट अधिक है इनकम कम है तो वहां पे हानि हो रहा है। बट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग बनाते हैं तो ये अपने को जानने को मिलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। डेबिट बैलेंस रहेगा तो अपने को हानि हो जाती है, क्योंकि डेबिट साइड में हम लोग क्या खर्चे ज्यादा लिखते हैं, और डेबिट बैलेंस शेष रह गया तो हानि हो जाती है। तो ये वाली पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाता है तो वो व्यय को दिखाता है, और ऑब्वियसली जब व्यय अधिक हो गया तो आपको हानि ही होगी। क्लियर है, तो ये पॉइंट आपको आता है क्वेश्चंस में, और ये नहीं पूछेगा ना कि इनकम अधिक है तो क्या होगा, वो तो नॉर्मल चीज आ गई जो जो आपका अकाउंटिंग लैंग्वेज है उसी में पूछेगा कि प्रॉफिट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस शो, तो क्या आपको ऑप्शंस में आएगा व्यय है, इनकम है,
कैपिटल गेन है, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो आपको पता है कि जब डेबिट बैलेंस शो करेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो अपने को हानि होती है, वो बीआई को दर्शाता है। वही यहाँ पे लिखा हुआ कि व्यापारिक व लाभ हानि खाता में नाम और जमा भी व्यक्त किया जाता है। नाम शेष यानी डेबिट शेष, डेबिट कहते हैं हिंदी में, तो नाम शेष कहते हैं इंग्लिश में। डेबिट शेष व्यय को दर्शाता है और या हानि को, मतलब व्यय का मतलब हानि ने हम लोग को यहाँ पे शो करेगा, हानि को दर्शाता है। ठीक है, व्यापारिक व लाभ हानि खाता यानी जमा शेष, क्रेडिट बैलेंस, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट बैलेंस। क्या है क्रेडिट बैलेंस? जो लाभ व आगम को दिखाता है, मतलब क्रेडिट बैलेंस आपको है कहीं पे दिखे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, तो हम लोग को आसानी से समझना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट हो रहा है, यानी उस संस्था को प्रॉफिट हो रही है। चलिए आगे हम लोग देखें। तो नॉर्मली डेबिट और क्रेडिट बैलेंस का जो फंडा है आपको समझ में आ गया होगा। लिखा रहा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो आंख बंद करके समझेंगे कि लॉस आपको हो रहा है। ठीक है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है। ठीक है, कहीं पे लिखा रहा है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 10,000, मतलब वो आपका प्रॉफिट है। क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। फॉर्मेट, हाँ फॉर्मेट बना देंगे ना, अभी तो थियोरी पार्ट में फॉर्मेट नॉर्मली है ना, वो आपको ध्यान में होगा, टी शेप में ही बनेगा। इसका एक नोट, इसका एक नोट कैसे मिलेगा सर? अच्छा, ये तो आपको लिखा हुआ है ना जो हमने आपको पढ़ाया। ठीक है, वो या तो देखिए जितने भी नए स्टूडेंट या पुराने स्टूडेंट जो भी है ध्यान देंगे, पीडीएफ आपको एप्लीकेशंस पे ओपन होता होगा, स्टडी मटेरियल में आपको डाउनलोड नहीं हो रहा होगा यहाँ से, तो ठीक है डाउनलोड होता है बट कहाँ पे जाता है वो आपको पता नहीं चलता। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन अपने को ये बनता है, या तो इस एप्लीकेशंस को लैपटॉप आपके पास है, कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपके पास है, तो उस पर क्या करना है, टीचमेंट को लॉग इन कर लेना है, जो सेम नंबर से आपने कर रखा है वो कंप्यूटर में कर लेंगे, तो वहां पे क्लासेज ओपन हो जाएगा, वहां पे आपको इजिली डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है और वो डाउनलोड अच्छे से आपके फाइल में हो जाती है। ठीक है, खोजना जरूरत नहीं पड़ता। सेकंड कंडीशन, जिनके पास कंप्यूटर नहीं है वो क्या करेंगे, उनको करना है कि आपको एप्लीकेशंस में नोटिस बोर्ड का सेक्शन है, वहां पे आपको टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम पे क्लिक करके आपको ज्वाइन कर लेना उस टेलीग्राम को। ठीक है, ऊपर वाला टेलीग्राम है जो स्पेशली पीडीएफ के लिए, और नीचे वाला टेलीग्राम चैनल का, यानी सारा न्यूज नोटिफिकेशंस अपने चैनल के वहां पे रहेगा। और पीडीएफ चाहिए तो सिर्फ पीडीएफ उसमें जाएगा, वीडियो वीडियो का भी लिंक उसमें शेयर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा इधर उधर हो जाता है। तो सिंपली क्या करना है कि टेलीग्राम को आपको ज्वाइन कर लेना है, एप्लीकेशंस ओपन करेंगे और नोटिस बोर्ड पे जाएंगे, नोटिस बोर्ड में आप क्लिक करेंगे ऊपर वाले लिंक पे, दोनों पे लिंक के सब्सक्राइब ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे हो जाएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा वहां से। तो टेलीग्राम पे, टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ये अंतर है कि यदि टेलीग्राम पे आज ज्वाइन किया, हमने 10 दिन पहले वहां पे पोस्ट कर रखा, तो उस चीज को आप देख सकते हैं। ठीक है, इसलिए टेलीग्राम का ही ग्रुप है, व्हाट्सएप वाला ग्रुप एक्टिव नहीं है, वो बना हुआ है तो वो बेकार ही है ना, क्योंकि बार बार जब नए स्टूडेंट आएंगे तो सबको फिर से पीडीएफ भेजना पड़ेगा, तो आप भी इरिटेट होंगे, हम भी इरिटेट होंगे। चलिए, तो वो पीडीएफ वाला मैटर हम लोग साइड में रखते हैं, आगे हम लोग अब और आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ज्योति जी? हाँ, इसका जो नोट्स है वो लिखा हुआ है, वो जो लिखा हुआ है ये हमने समझा रखा है ना, बाकी आपको सारा और कुछ यदि ज्योति जी आपका कोई और कमेंट है जो हमने समझाया वो आपको समझ में आया, या जो आपने पूछा उसका उत्तर हमने दे पाया, तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा, आगे देखते हैं ज्योति जी। अब हम लोग आते हैं, नॉर्मली देखते हैं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम अपने को आता है, क्योंकि आपको फॉर्मेट तो देखने को मिलेगा नहीं, आएगा थ्योरी पार्ट ही, तो हम लोग थ्योरी पार्ट को ही, फॉर्मेट को ही थ्योरी पार्ट में पढ़ेंगे, बट फॉर्मेट आगे देखेंगे, कुछ नहीं है, वो अकाउंट का टाइप का ही होता है। चलिए ज्योति जी का अभी तक कमेंट नहीं है, कोई नहीं, आगे देखते हैं हम लोग। रिलीवेंट आइटम इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी व्यापारिक लाभ हानि खाता में संबंधित जो तथ्य होते हैं, आइटम्स जो हम लोग लिखते हैं, उसके बारे में जान लेंगे। ठीक है, क्योंकि डिटेल में हमने बताया भी नहीं कि परचेज क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं, रेंट क्या होते हैं, ये सब तो नॉर्मली आपको जाना हुआ है ही, बट एक बार थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, जिससे यदि कोई स्टूडेंट होंगे जिनको जानकारी नहीं होगा वो कवर कर लेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, नहीं आएगा कोई चीजें तो पूछ लेना है, छोटा हो या बड़ा हो। यदि आपने एबीसीडी पढ़ा तो आपके लिए इजी हो गया, क्या हो गया, ये आपके लिए इजी हो गया।
जो अपने भैंस चराते हैं उनसे यदि पूछे कि एबीसीडी क्या होता है, यदि उन्होंने नहीं पढ़ा तो उनके लिए भास्ट होता है, यानी भारी बुझाने लगता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो चीजें आपको नहीं आएगा तो वो पूछिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी हम लोग कुछ आइटम्स यानी नाम जो है वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यूज करते हैं, उसको हम लोग रूबरू हो गए, जिससे आसान हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी पूछने के लिए तो कुछ भी पूछ देगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि व्यापारिक व लाभ हानि खाते में संबंधित तथ्यों के नाम पक्ष में क्या लिखाता है। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम लोग अकाउंट की बात करें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। तो ये अपना टी शेप है, इधर क्रेडिट और इधर डेबिट होता है ना। तो ये अपना फॉर्मेट हो गया, कुछ नहीं है फॉर्मेट में ना, यही अपना अकाउंट का जो फॉर्मेट पीछे पढ़ रखे है वही आपको फॉर्मेट होता है। आगे इसका फॉर्मेट का पीडीएफ भी है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेबिट साइड में कौन कौन से आइटम्स लिखाते हैं, कौन कौन से ट्रांजेक्शन को हम लोग इधर लिखते हैं डेबिट साइड पे, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो आइटम्स लिखाता है वो अपना है ओपनिंग स्टॉक। क्या है ओपनिंग स्टॉक? प्रारंभिक स्टॉक। सेकंड जो है वो अपना परचेज, परचेज को लिखते हैं, लेकिन साथ में ही परचेज का जो रिटर्न होगा उसको भी लेस करके यहीं पे हम लोग लिखते हैं। मतलब डेबिट साइड में परचेज और माइनस परचेज रिटर्न करके जो भी अमाउंट आता है बाहर लिखते हैं। फिर उसके बाद आ गया बेजेज। आ गया क्या बेजेज? मैंने मजदूरी, जो भी आप मजदूरी देते हैं, यानी यहाँ पे देखेंगे जितना भी चीजें वो अपने खर्चे को शो करेगा अधिक। ठीक है, आंतरिक ढलाई भाड़ा, मतलब जो कैरी इनवार्ड, कैरी फ्रेट इनवार्ड जो होता है, मतलब इन अंदर की ओर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं उसको हम लोग कैरी इनवार्ड और वेजेज को इंक्लूड करते हैं। ये भी ध्यान में रखना है। अभी तक जो हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस को देख रहे हैं। उसके बाद आगे आ गया 5 नंबर का पॉइंट, जो अपना रेंट पेड है, इनडायरेक्ट में आ जाएगा। रेंट पेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। अभी तक हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट को देख रहे थे, दोनों एक ही अकाउंट में बनता है ना, वो आगे फॉर्मेट देखेंगे। पहले हम लोग सिर्फ जो आइटम्स है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आइटम मैंने वो आइटम नहीं समझना आप लोग, चलिए कोई नहीं, अभी तो भाई आइटम ऐसे भी नहीं सूझेगा ना, अभी तो आपका एग्जाम है। 6 नंबर पॉइंट है कमीशन का भुगतान। कमीशन का मतलब आपको जो कमीशन आपको मिलते हैं वो हम लोग चर्चा करेंगे। ब्याज का भुगतान, मरम्मत यानी रिपेयर करते हैं, सैलरी देते हैं, तो ये सब डेबिट साइड में लिखाएगा। गैस, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, ईंधन और वाटर का जो भी एक्सपेंसेस होगा वो सब डेबिट साइड में लिखते हैं। पैकेजिंग और पैकेज का जो सामग्री लाते हैं वो, या मिश्रित बैग, कोई भी अन्य जो एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग लिखते हैं। तो डेबिट साइड में हम लोग देखा कि जितना भी खर्चे हैं वो लिखते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, उसके बाद जितना भी आपको खर्चा दिखाई दिया आपका व्यवसाय में वो हम लोगों ने लिख रखा है डेबिट साइड में। ठीक है, अब तो ये डेबिट साइड वाला पोर्शन हम लोग को कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्रेडिट साइड में, इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, सारे पॉइंट को पहले एक बार समझ लेते हैं। अच्छा, पहले तो यही दे दिया है तो कुछ नहीं ना, पहले हम लोग कर लेते हैं क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे उसको देख। क्रेडिट साइड में नॉर्मल कुछ ज्यादा लिखने का अपने को नहीं है, वो लिखने का सेल है और वो जो इनकम होगा वो होगा। तो डेबिट साइड के बाद हम लोग आते हैं क्रेडिट साइड के पक्षों के मध्यों को देखते हैं। मतलब जो भी आइटम्स क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। वापसी को घटा के क्या कहते हैं? विक्रय का वर्ष के दौरान, मतलब एक साल के दौरान जो भी अपना सेल हुआ है वो हम लोग लिखते हैं। बट ध्यान रखिएगा कि इसमें से सेल रिटर्न रहेगा उसको हम लोग घटाते हैं। जैसे कि परचेज रिटर्न में, परचेज में परचेज रिटर्न घटा के दिखाए थे। उसके बाद अन्य जो इनकम होंगे, क्योंकि क्रेडिट साइड इनकम वाले पॉइंट को लिखते हैं, तो अन्य आय से वेतन, आय वेतन के अतिरिक्त क्या है? अन्य आय वेतन के अतिरिक्त अन्य लाभ या अन्य हानियां आय के हानि खाते में, लाभ हानि खाते की बात कर रहा है, जो नीचे अपने दो पार्ट में जब बनाते हैं, ये ट्रेडिंग है तो ऊपर वाले पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे वाले पार्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, तो वही है कि लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा, यानी कोई भी अन्य इनकम हो जाएगा वो अपने क्रेडिट साइड में लिखते हैं। एक तो सेल को लिखते हैं और सेल लिखते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, जबकि नीचे वाली पार्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसमें अपने को लिखा जाता है। किसी प्रकार की आपको कोई इनकम हो गया तो उसको हम लोग लिखते हैं। जैसे किराया आपको प्राप्त हो रहा है, पहले कह रहे थे कि किराया पे कर रहे थे, आपके लिए खर्चा था, लेकिन आप किराया प्राप्त करें, आपके लिए इनकम हो गया, कंपनी के लिए इनकम हो गया। ठीक है, लाभांश आपको मिलता है, ब्याज मिलता है, डिस्काउंट मिलता है, कमीशन मिलता है, तो ये सब हम लोग इधर लिखते हैं। तो चलिए अब हम लोग आ जाते हैं नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, फर्स्ट पॉइंट जो डेबिट साइड का बात था, और क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा,
अच्छा, और क्लोजिंग स्टॉक, हाँ वो रिमेनिंग बचेगा जो क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, हाँ ठीक है, क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक भी आएंगे। चलिए, क्योंकि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करेंगे तब ना नेट आपको बचेगा कि कितना यूज किया गया। सिंपल हम लोग यहाँ पे देखते हैं ओपनिंग स्टॉक किसे कहते हैं वो देखेंगे। तो नॉर्मली जो आपका ओपनिंग स्टॉक का मतलब हुआ, अभी आपका चल रहा है 2023, ठीक है, क्या चल रहा है 2023, 2022 में दिसंबर 31 को आपके जेबी में कुछ अमाउंट बचा होगा, ठीक है, पापा से लिए होंगे 5,000 रुपये पार्टी के नाम पे, और लगभग 4,000 रुपया आपका खर्च हो गया। कितना मिस्टर ज्योति कुमारी क्या 5,000 रुपया पापा से लिए थे, ठीक है, और ये 31 तारीख, या अपने को तो जो भी अकाउंटिंग ईयर हो या फाइनेंशियल ईयर जैसे भी लगे उससे मतलब नहीं है, मतलब पिछला साल का लास्ट डे आपके पास जितना बचा, मान लेते हैं कि 1,000 बचा, तो नेक्स्ट ईयर का क्या है, जो नेक्स्ट ईयर का ये जो 1,000 बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। वहीं स्टॉक में भी वही अप्लाई होता है कि किसी संस्था के पास लास्ट ईयर में जो भी स्टॉक बचा था, वह स्टॉक नेक्स्ट ईयर का जो फर्स्ट डे होगा उस दिन वो ओपनिंग स्टॉक बन जाते हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक स्टॉक लेखांकन वर्ष के आरंभ में हस्तांतरण मार्ग को प्रारंभिक स्टॉक कहा जाता है। अच्छा, सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ कि प्रारंभिक स्टॉक को लेखा वर्ष के आरंभ में हस्तमार्क को जो भी स्टॉक अपने पास रहता है उसको प्रारंभिक स्टॉक कहते हैं। इट इज द स्टॉक ऑफ गुड इन हैंड एट द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे ही वर्ष अपना शुरू होता है आपके पास जो स्टॉक आपके पास है उसी को हम लोग ओपनिंग का स्टॉक कहते हैं। दो तरह से इसको समझ सकते हैं, या तो बिजनेस जिस दिन स्टार्ट हुआ, जिस दिन स्टार्ट हुआ उस दिन जितना आपके पास स्टॉक है उसे ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। इसी चीज को कहते हैं कि जो लास्ट ईयर में स्टॉक बचा हुआ है वो नेक्स्ट ईयर का अपना ओपनिंग स्टॉक होता है। मतलब नेक्स्ट डे आपके पास जो स्टॉक है वो अपना ओपनिंग स्टॉक, दोनों एक ही बात है, बट कहने का थोड़ा सा डिफरेंस बे हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक की बात करें हम लोग कि ओपनिंग स्टॉक वह स्टॉक होता है जिसके गत वर्ष से आगे लाया जाता है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष से आगे लाया जाता है और वर्ष के दौरान इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। साथ ही वर्ष के अंत में इसे तलपट में भी दिखाया जाता है, जो ट्रायल बैलेंस में ओपनिंग स्टॉक को हम लोग देख रखे थे, ठीक है। एडजस्टमेंट वाले दो जगह लिखते थे। व्यापारिक खाते में यह नाम किया जाता है, यानी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाएंगे तो ऊपर में हम लोग क्या कहते हैं, ओपनिंग स्टॉक को डेबिट पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, क्योंकि यह चालू लेखांकन वर्ष के दौरान बेचे गए माल की लागत होता है। किसकी होता है, जो माल आपका है उसकी लागत होता है, ठीक है। तो कॉस्ट अपना हो गया, ओपनिंग स्टॉक क्या होगा, जो भी माल आपने बनाया गुड्स है वो अपने को सेल करते हैं, उसका कॉस्ट ओपनिंग होता है। आगे अब हम लोग देखते हैं, ओपनिंग स्टॉक समझ गए, मतलब व्यापार जिस दिन स्टार्ट करना उस दिन आपके पास वस्तुएं हैं तो उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। अब आगे आते हैं वापसी को घटाकर क्रय। परचेज की बात करें तो नॉर्मली अकाउंटिंग ईयर में जितना हमने परचेज किया उसको हम लोग परचेजिंग कहेंगे। और यदि कोई परचेज वाली गुड्स हमें पता चला कि इसमें थोड़ा सा डिफॉल्ट है, फ्लिपकार्ट से आपने सामान मंगवाया और डिफॉल्ट हो गया तो उसको रिटर्न कर दी, तो वो हो गया परचेज रिटर्न। तो उसको क्या करना है, परचेज में से परचेज रिटर्न को घटा के हम लोग शो करते हैं। वापसी को घटा के क्रय वह माल है जो पुनः विक्रय के लिए क्रय किया जाता है। मतलब परचेज गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो पुनः परचेज किए हम लोग किसके लिए, सेल के लिए। व्यापारिक खाते में क्रय के रूप में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, मतलब जो गुड्स आप परचेज किया है उसको बेचने के लिए करते हैं तो वो परचेज अपने गुड्स का परचेज कहलाता है। इसमें नगद या साख यानी कैश और क्रेडिट, मतलब उधार या नगद दोनों में हम लोग क्रय को शामिल करते हैं, ठीक है। परचेज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपने को बनाना है तो क्रेडिट में सेल हो या कैश में सेल हो, सॉरी परचेज क्रेडिट में परचेज हो या क्रेडिट में, सॉरी क्रेडिट में परचेज हो या आपको कैश में परचेज हो, मैंने उधार में परचेज किए या नगद में परचेज किए, दोनों को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। वह माल जिसे आपूर्तिकर्ताओं को वापस कर दिया जाता है उसे क्रय से घटा के दर्शाया जाता है। नॉर्मली यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है तो वो यहाँ से समझ लेंगे। वह माल जो आपूर्तिकर्ता से को वापस किया गया उसे हम लोग क्रय से घटा के दर्शाते हैं, उसी को हम लोग
क्या कहते हैं, निबल क्रय कहते हैं। नेट परचेज अपने को इसी को कहते हैं। नेट परचेज का ये आ जाए क्वेश्चन में तो ध्यान रखिएगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, क्या परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, नेट परचेज हो जाएगा। क्लियर, चलिए तो यहाँ तक क्लियर है। किन्हीं को कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। संध्या जी कमेंट करके बताइएगा अच्छे से समझ में आ रहा है कि अभी भी कोई दिक्कत है। और ये अपना जो भी गुड्स परचेज करके लाए हैं तो स्टोर में अपना रखते हैं। चलिए मिश्रा जी कोई दिक्कत है तो बताइएगा। ज्योति कुमारी, परवीन जी कमेंट करके बताइएगा कोई दिक्कत आप लोग को है इसमें समझने में तो बताएंगे। चलिए रीना जी ओके है, बिल्कुल आगे देखते हैं। थर्ड पॉइंट अपने को है वो देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट में इसको भी लिखते हैं, ये भी साथ में ध्यान रखिएगा। क्लियर है, चलिए सभी को क्लियर है। ज्योति जी, परवीन जी का भी कमेंट आ गया। बेजेज को हम लोग अब समझते हैं। बेजेज क्या है वो देखते हैं कि मजदूरी उत्पादन प्रक्रिया का प्रत्यक्ष संलग्न मजदूर को भुगतान किए गए मजदूरी। नॉर्मली तो मजदूरी का मतलब मजदूरी हुआ, यानी जो आपके फार्म में जो काम करते हैं मजदूर लोग, इनको जो हम लोग सैलरी देते हैं उसी को मजदूरी के अंतर्गत इंक्लूड करेंगे। क्लियर है, जैसे कि फैक्ट्री के माल के उत्पादन करने और माल उतारने में प्रयुक्त मजदूर को व्यापारिक खाते में नाम पक्ष में दिखाया जाता है, मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दे आपको कि वेजेस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं या ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं, तो कहाँ पे दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं। और किस साइड में, डेबिट साइड में। नाम का मतलब डेबिट होता है। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर की पॉइंट हम लोग देखते हैं, आंतरिक ढुलाई भाड़ा, यानी कैरेज इनवर्ड और कैरेज फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड का मतलब समझ लीजिएगा, जहां पे हिंदी में थोड़ा सा दिक्कत हो तो कभी कभी इंग्लिश देखा कीजिएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड का मतलब, इनवर्ड मतलब अंदर लाने के लिए, मैंने अंदर का खर्चा, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में ही हम लोग इंक्लूड करते हैं। फ्रेट इनवर्ड है मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ट्रेडिंग, हाँ ट्रेडिंग डेबिट, हाँ ट्रेडिंग डेबिट का टोटल जो अभी कॉलम पढ़ रहे हैं वो स्टार्टिंग में हेडिंग था ना, कि हम लोग किसको पढ़ रहे हैं, किसको पढ़ रहा है, डेबिट साइड को, ट्रेडिंग अकाउंट का, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट अकाउंट का डेबिट साइड में पढ़ा है। अभी तो स्टार्टिंग में जो 4 पॉइंट है वो सभी ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे रखिएगा कि इनवर्ड है मतलब समझिएगा कि डायरेक्ट एक्सपेंस है, या इसके जगह कैरेज आउटवर्ड आपको दे देता मतलब समझ जाते कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो इनवर्ड का मतलब अंदर वाला था, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस है। व्यापार के अंदर वाली जो खर्चा है वो डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और बाहर वाले को अपने को कहते हैं। यहाँ पे तो दोनों अंदर ही है, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे। अब आते हैं आंतरिक ढुलाई भाड़ा पे आते हैं। आंतरिक ढुलाई भाड़ा वह व्यय है जो परिवहन व्ययों से संबंधित होता है, जो क्रय किए गए सामग्री को, ध्यान रखिएगा यहाँ पे सामग्री है, क्रय किए गए सामग्री को व्यवसाय के स्थान तक लाने के लिए किया जाता है। एक वर्ष में किए गए कुल क्रय पे व्यय को व्यापार खाते में डेबिट करेंगे। अब ये मत कह दीजिएगा कि मशीन खरीदते थे तो सर मशीन में देते थे। यहाँ पे सामग्री की बात करें, वहां पे कंसेप्ट अपना अलग है, यहाँ पे अलग है। जो भी अपने सामग्री खरीदते हैं, परचेजिंग करते हैं उसको सेल करने के लिए, उसमें यदि अपने को जो भी खर्चे लगे लाने में उसको, तो वो अपने को एक्सपेंस में जाएगा, और वो ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में यूज किया जाता है। क्लियर है, और उसको हम लोग दिखाएंगे डेबिट साइड में, नाम पक्ष में दिखाएंगे। चलिए ठीक है मिश्रा जी, आगे देखते हैं। 5 नंबर का पॉइंट देखते हैं, किराया की बात करते हैं। तो नॉर्मली कोई गोदाम आप लेते हैं तो उसके लिए किराया देते हैं, माल बनाते हैं, उसके बाद रखने के लिए ना गोदाम की जरूरत है, तो ये अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। यहाँ से इनडायरेक्ट आपको स्टार्ट हो जाता है। तो सिंपल किराए का भुगतान, इसमें कार्यालय, गोदाम किराया, नगरीय कर एवं शुल्क की दर शामिल किया जाता है। जितने भी खर्चे आपको रेंट के रूप में आपने यूज किया गया है, गोदाम ले लिए या ऑफिस के लिए किराया पे है, नगरीय शुल्क या अन्य शुल्क को हम लोग इसमें इंक्लूड करते हैं। इस राशि को लाभ हानि खाते में शो करेंगे। कहाँ पे, लाभ हानि खाते में शो करते हैं। तो नॉर्मली रेंट का पॉइंट आ गया, तो यही आपको इसमें ध्यान रखना है कि अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और इसको हम लोग कहाँ पे शो करते हैं वो आपको पता चल गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। ऑब्जेक्टिव आपको यही पूछेगा। अब आते हैं कमीशन। तो नॉर्मली कमीशन एक भुगतान होगा, एक रिसीविंग होगा।
तो यदि आप कमीशन मान लेते हैं कि आप ही व्यवसाय है, क्या है, आपको ही व्यवसाय हम बना दिए, तो आप कमीशन भुगतान करते हैं, मतलब आपके लिए वो खर्चा हो गया, किन्हीं को आपने पेमेंट किया तो आपके लिए खर्चा हो गया। तो वो कमीशन का भुगतान एजेंट के माध्यम से किए गए व्यापारिक लेन देन के प्रदत्त देय कमीशन व्यय का एक मध्य होता है, लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में दिखाता है। जब अपने को सेल बढ़ाना रहता है और या तो कस्टमर्स अपने पास कम रहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, कुछ बंदे को पकड़ते हैं कि एक कार आप बिकवाओ, 3,000 रुपया आपको देंगे, ठीक है, 4,000 रुपया देंगे। तो वो क्या कहता है, मार्केट में अपना गोड़ हाथ फैलाना स्टार्ट कर देता है और एक कस्टमर को लेके आते हैं। तो जो आपका व्यवसाय है, यानी व्यवसाय में तो पेमेंट करना पड़ेगा ना, कमीशन आपने फिक्स कर रखा है, तो आपके लिए वो खर्चे थे और उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। अब आगे आते हैं ब्याज का भुगतान। क्या, यदि आपने लोन ले रखा था, क्या किए थे, लोन लिए थे, लोन पे ब्याज देंगे, यानी आपके लिए खर्चे हो गए, उसको भी हम लोग कहाँ पे शो करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करते हैं। वहीं दिया हुआ है कि ब्याज, ऋण या तो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट, विनिमय विपत्र का नवीनीकरण आदि का भुगतान किए गए ब्याज को जो व्यापार के एक व्यय के रूप में होता है, उसे लाभ हानि खाता के डेबिट साइड में हम लोग दिखाते हैं। कहाँ पे, नाम पक्ष में दिखाते हैं। तो क्लियर है, ये भी ब्याज का भुगतान है, मतलब ये अपना एक्सपेंस है, इसको हम लोग डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस के रूप में लिखते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मरम्मत की बात करते हैं। जैसे कुछ कोई मशीनरी हो गया या अपना रेंट वेंट, कुछ भी चीजें हैं जिसमें अपने को मरम्मत करना है, तो रिपेयर की बात आ रहा है यहाँ पे, तो उसका भी जो एक्सपेंसेस है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं। मरम्मत या लघु नवीनीकरण कुछ करना है या प्रतिस्थापना करना है, जो मशीन, मशीनरी या फर्नीचर, फिक्सर, फिटिंग आदि कार्यालय में अवस्थित है, उनके लिए कर रहे हैं, तो ये शीर्षक में आएगा, मरम्मत में आएगा। रिपेयरिंग यानी कोई चीज को रिपेयरिंग कर रहे हैं, ठीक ठाक कर रहे हैं, लीकेज हो गया या मशीनरी का नट बोल्ट थोड़ा टूट फूट गया है, तो इसको हम लोग कहाँ पे घुसाएंगे, रिपेयरिंग में घुसाएंगे, ठीक है। और नॉर्मली जब रिपेयरिंग के अंतर्गत आता है, और रिपेयरिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में अपने को लिखा जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, वेतन की बात करते हैं। तो वेतन आपके लिए खर्चे हैं, और जैसे ही आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, पार्टी चलेगा। क्या चलेगा, पार्टी चलेगा। तो वेतन व्यवसाय के लिए खर्चे हो गया, तो वो भी अपने को क्या करते हैं, डेबिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते हैं। और वेतन देने का बहुत सारे हो गया, कर्मचारी को देंगे या जो गोदाम में रखे हुए कर्मचारी उनको देते हैं, प्रशासनिक विभाग के, यानी जो आपके एम्प्लॉय हैं उनको पेमेंट किया जाता है, वो अपना सैलरी के रूप में, तो वो सारे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। चलिए इसके बाद आते हैं ईंधन की बात करते हैं। जितने भी आपके पास ईंधन हो गया, बाटस लेते हैं या विद्युत आता है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी, गैसेज है, तो इसकी भी जो खर्चे होगा वो अपने को क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। क्लियर है, तो इसमें तो कुछ समझाना है नहीं भाई, कि गैस का सिलेंडर आपको आया तो आपको देना है, यहाँ तो टैंकर से आएगा ना, बड़ी बड़ी कंपनियों में अपने हिसाब से। पानी की बात करते हैं तो 20 रुपया का जार लेंगे तो उसका भी पेमेंट करना है, तो वो सारी चीज हम लोग इसमें लिखते हैं। अब आते हैं हम लोग पैकेजिंग की बात करते हैं। क्या कहते हैं, पैकेजिंग, यानी कोई वस्तु को आप लोग पैकेजिंग करना है, उसमें भी खर्चे हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट वाले जो आपको पैकेजिंग करके देते हैं, तो उनके लिए तो वो खर्चे हैं, और अच्छे से डिब्बे में देते हैं तो मियाज खुश रहता है। बिना कवर के आपको फ्लिपकार्ट वाले दे देते हैं तो भाई पूरा मोहल्ला जान जाता है कि क्या मंगवाए हैं, छोटा पैकेट मंगवाए हैं, ठीक है। तो वो सब चीजें, पैकेजिंग का जो भी खर्चा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इसको भी काम लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, इसको भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखते हैं। तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए मिश्रित व्यय की बात करें, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, कोई भी अन एक्सपेंसेस अपने को रहेगा तो उसको कहाँ पे लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट साइड में लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा कि यदि आपको कोई भी ऑप्शंस आए तो खर्चे आपको दिखे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे। यदि ट्रेडिंग की बात करेगा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेज, बेजेज, फ्रेट इनवर्ड, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेज आपको रहेगा वो आपको शो कर देना है ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है, सारे पॉइंट आपको आता होगा, या नहीं भी आता होगा तो अब आ गया होगा, और किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो वो कमेंट कीजिएगा, नहीं तो आगे हम लोग चलते हैं, क्रेडिट साइड को देखते हैं।
चलिए, कुछ लोग बहुत कमेंट कर रहे हैं कि सर क्लासेस रात में कल का रखिए। रात का रखेंगे तब पता चलेगा कि हम पहुंचे ही नहीं है भाई, रिंग सेरेमनी ही हुआ हो रहा है, ठीक है। तो उन सभी चीजों को ध्यान में रखेंगे ना। ठीक है, यहाँ से पटना जाना है तो आने में भी टाइम लगेगा। चाहिए चलो, डबल रिपीटेड है, ठीक है। तो पैकेजिंग का ये पॉइंट आपने देख लिया, उसके बाद आगे देखते हैं। अब हम लोग जो पॉइंट पढ़े थे कि ट्रेडिंग, सॉरी, जो क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड। अभी तक तो उम्मीद है कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट आपको दिमाग में होगा, नहीं तो अभी तो स्टार्टिंग में हमने आपको पढ़ा रखा है थ्योरी पार्ट, इसके बाद फॉर्मेट पे आएंगे इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। अब तो एक साइड लिख लिए, इसको डेबिट साइड की बात को हम लोगों ने समझा कि डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, ठीक है। अब क्रेडिट साइड में देखते हैं क्या क्या आता है। तो वापसी को घटा के विक्रय यानी सेल में से क्या करेंगे, वापसी को घटाते हैं। एक वर्ष के दौरान जो तलपट में यानी ट्रायल बैलेंस में विक्रय खाता के जो सकल विक्रय होंगे को दर्शाया जाता है, यानी सेल को हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं माइनस सेल रिटर्न करके, ठीक है। या तो वो कैश में हो जाए। पटना में कहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा, रामकृष्णा नगर में है, आना है क्या? जोड़गा पार्टी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विक्रय खाते के सकल विक्रय को दर्शाया जाता है। सेल माने सेल रिटर्न करेंगे और उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। और यह जो लिखाता है वो अपने को ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग शो करते हैं। उपभोक्ता द्वारा सामान की वापसी को विक्रय वापसी कहा जाता है। मतलब यदि हमने सेल किया और वो सेल रिटर्न हमारे पास आ गया तो उसको हम लोग सेल रिटर्न कहते हैं, जिसको हम लोग सेल में से घटा के शो करेंगे और वो अपना नेट सेल कहलाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड पॉइंट। और क्लोजिंग स्टॉक तो यहाँ पे लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक जो रिमेनिंग लास्ट में अपने पास स्टॉक बचेगा उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं। उसके बाद अन्य जो इनकम की बात करते हैं, क्योंकि क्रेडिट साइड में इनकम को ही हम लोग लिखते हैं, सेल हो रहा है वो भी इनकम है, ठीक है। और कॉस्ट वाली पार्ट बचा हुआ था इसलिए उसको हम लोग घटा देते हैं यहीं पे। अब तो नया फॉर्मेट में परचेज में से भी घटा लिया गया है। आगे देखते हैं। अन्य आय वेतन की बात करें, हम लोग को फॉर्मेट से ज्यादा लेना देना है नहीं, क्योंकि थ्योरी पार्ट अपने को पूछना है। प्रैक्टिकल तो बनाने के लिए आएगा तो वो भी थ्योरी टाइप का ही आएगा। फॉर्मेट आपको कुछ भी याद रहे, आंसर सही आनी चाहिए, ठीक है। तो पुराने वाले फॉर्मेट पे ही रहेंगे। जैसे बैलेंस शीट का नया फॉर्मेट आ गया तो नया फॉर्मेट में जो हेडिंग है वो अपने को ध्यान रखना है। दिमाग में ज्यादा कैप्चर्स आपको पुराने फॉर्मेट अच्छे से होते होंगे। पटना में कहाँ पे आ रहे हैं? अच्छा, वही एक ही है, वो तो आपको बताया ना। आगे देखते हैं। अन्य आय वेतन के अतिरिक्त अन्य लाभ और आय, क्या है? अन्य लाभ और आय को लाभ हानि खाते में, जो भी लाभ होगा या कोई आय होगा उसको लाभ हानि खाते में दिखाते हैं, मतलब नीचे वाली पॉइंट में दिखाते हैं। उदाहरण के लिए आपको पता होगा कि इंटरेस्ट अब रिसीव कर रहे हैं, पहले इंटरेस्ट पे कर रहे थे लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, यानी किसी को हमने लोन दिया, मतलब अब इंटरेस्ट हमें मिलेगा तो वो इनकम हो गया। या तो डिविडेंड आपको मिल रहा है वहां पे कंपनी को, तो वो अपना इनकम हो जाता है। बट्टा आपको मिल रहा है, डिस्काउंटेड प्राप्त हो रहा है या आपको कमीशन मिल रहा है, तो सारे पॉइंट को हम लोग इधर लिख देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ सकते हैं। अभी तक जितने भी पॉइंट हुए हैं उसमें किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार कमेंट कर लेंगे, ठीक है। और आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं। तो अब तो ठीक से पढ़ा रहे हैं, इतना आराम से पढ़ा रहे हैं तो बताइएगा, समझ में आ रहा होगा या इससे पहले भी ठीक था स्पीड? अच्छा, बताएंगे आज का स्पीड और कल या इससे पहले वाली क्लासेस का स्पीड ठीक था या नहीं था, या जो अब पढ़ा रहे हैं आज वाली पॉइंट पे ही ऐसे ही पढ़ा है या तो पीछे पढ़ा रहे थे उससे भी काम चल जाएगा, वो भी कमेंट करके बताइए, उसके बाद आगे चलते हैं। हम भी न्यू बाईपास स्टैंड के पास ही रहते हैं। अच्छा ठीक है ना, तो आइएगा ना, पार्टी जोर शोर से चलेगा वहां पे, रामकृष्ण नगर में है। पहले ही ठीक था? अच्छा पहले ही ठीक था ना। अब बताइए, जिनको पहले में दिक्कत था वो कमेंट नहीं कर रहा है।
चलिए चलिए ठीक है सर, तो देखते हैं आगे की ओर हम लोग चलते हैं। नॉर्मली हमने समझा था ना कि जो थोड़ा सा स्पीड था, बट पॉइंट तो सारे हमने समझा रखा था ना। स्लो मत कीजिए सर, हाँ वो तो है ना। जैसे नॉर्मली पढ़ाने का मतलब ये हुआ कि इतना स्लो का मतलब हुआ कि 11-12 के स्टूडेंट को हमने पढ़ा रखा, ठीक है। 11-12 को ऐसे पढ़ाते हैं कि हाँ ये बाबू इधर आएगा उधर आएगा, थोड़ा सा सारे टॉपिक को करना है। और आपको पता है कि स्टेट आपने अभी जस्ट किया है, तो ज्यादा पुराना तो हुआ होगा ना, सब तो रिकॉल के टाइप में ही होगा। तो ऐसे भी कोशिश करेंगे। किन्हीं को देखिए सिंपल हमने कहा रखा ना, किन्हीं को यदि कोई दिक्कत रहेगा तो बताइएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे चीज को एडजस्ट करके चलेंगे। क्लोजिंग स्टॉक की बात यहाँ पे आया है कि व्यापारिक व लाभ हानि खाते को तैयार करने में इसको आगम व्यय को सभी मध्यों को शेष को हम लोग ट्रांसफर कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक में। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फॉर्मेट अपने को देखना था तो फॉर्मेट इंग्लिश में ही देख लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरह से रहेगा कि डेबिट साइड जो अकाउंट बनाते थे सेम अकाउंट आपको वैसे ही रहता, कुछ नहीं है, यहाँ पे ऐसे रहेगा आपको। और इधर डेबिट साइड और इधर क्रेडिट साइड। कभी कभी ध्यान रखिएगा दाया बाया भी लिख देता है, ये दाया हो गया और ये बाया हो गया, ठीक है, राइट, और ये लेफ्ट हो गया, तो इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो स्टार्टिंग हम लोग कहाँ से करते थे, परचेज ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, फिर इसमें से परचेज रिटर्न कर लेना था, कैरी इनवर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा ये दोनों हो गया ना कि कैरी इनवर्ड मिला के कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हो गया एक जमा, ठीक है। फिर रिटर्न आउटवर्ड, हाँ दो चीज देखिएगा, एक अपने को परचेज रिटर्न है, क्या है इधर ध्यान दीजिएगा, परचेज रिटर्न है, तो परचेज रिटर्न, अच्छा परचेज रिटर्न है, ये अपने को व्यवसाय है, अपने को हम लोग व्यवसाय का अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। किसको बना रहे हैं, व्यवसाय का अकाउंट बना रहे हैं। अब ये हो गया परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न में व्यवसाय से बाहर जाएगा, किधर जाएगा, बाहर जाएगा, मतलब आउटवर्ड हो जाएगा, इंग्लिश में आउटवर्ड कहते हैं, मतलब आउट हो गया, बाहर हो गया। तो परचेज रिटर्न की जगह लिख सकता है आपको रिटर्न आउटवर्ड, क्या लिख सकता है, रिटर्न रिटर्न आउटवर्ड, मतलब दोनों एक ही बात है, परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड। उसी तरह से सेल रिटर्न में हो जाएगा। अब देखते हैं सेल की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अपना व्यवसाय है, ठीक है, ये अपना व्यवसाय है और यहाँ पे सेल हमने किया। तो जिस समय सेल करते हैं तो किसी बंदे को करेंगे कि अब ये किसी व्यवसाय को करेंगे, तो सेल वाली वस्तु इनके पास आ गया, वस्तु जो था वो इनके पास आई। अब सेल रिटर्न हो रहा है, मतलब हमने जो सेल किया था इसको मिस्टर एम को, और ये जो एम है वो रिटर्निंग कर रहा है, मतलब रिटर्न तो आ रहा है, तो रिटर्न क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, व्यवसाय में अंदर आ रहा है, क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, क्या हो रहा है, इनवर्ड हो रहा है, ठीक है, इनवर्ड हो रहा है। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया। बोलेगा आपको कि सेल रिटर्न इनवर्ड मतलब अंदर आ रहा है, मतलब सेल रिटर्न हो गया, सेल किया था तो बाहर गया था वस्तु, सेल रिटर्न हो रहा मतलब इनवर्ड हो रहा है। आउटवर्ड में परचेज रिटर्न को कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। फिर लेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, या तो आप लोग इस क्लोजिंग स्टॉक को इधर भी लिखते हैं तो इधर भी लिखते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपने को निकल के आया, तो इस फॉर्मूले से आपको ये भी पता चल गया कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह से निकालते हैं, वो फॉर्मेट के हिसाब से था। ऐसे लिखते ओपनिंग स्टॉक, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है। उसके बाद अपने को डायरेक्ट एक्सपेंस बेजेज, क्रेडिट इनवार्ड जो होता है वो लिख लेते, ठीक है, इधर क्लोजिंग स्टॉक लिख लेते। लेकिन जो इधर वाली क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्लोजिंग स्टॉक घटा दिए, जितना हमने ओपनिंग स्टॉक अपने पास था, ठीक है, ध्यान रखिए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए भी काम में आपको आएगा। ओपनिंग स्टॉक अपने पास था, परचेज था, और अपने पास जो यदि इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस है उसको ऐड करेंगे, नहीं तो क्लोजिंग स्टॉक उसमें से घटा देंगे और अपने को निकल जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरिड इनवर्ड, तो यहाँ से निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकलेगा।
कॉस्ट गुड्स फॉर सेल निकला, ठीक है, और रिटर्न और इनवर्ड निकलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, ठीक है। इन्वेंट्री को घटाएंगे तब ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलेगा। ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो अपने को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल जाएगा, सिंपल ये अपने को आएगा, इतना ही आता है। ओपनिंग स्टॉक, परचेज और क्लोजिंग स्टॉक, इसको घटाते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में से अपने को सेल वाले अमाउंट को घटा देंगे, यानी जितने का वस्तु सेल किया था उसका कॉस्ट क्या था तो निकाल देंगे, तो अपने को प्रॉफिट निकल जाएगा, मतलब ग्रोस प्रॉफिट आ जाता है। वहीं इसके बाद नीचे वाली जो पार्ट इसमें देख रहे हैं वो अपने को इसको कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऊपर वाली पार्ट को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं, नीचे वाली पार्ट को ग्रॉस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। अब इधर जितनी भी अपने को एक्सपेंस आपका व्यवसाय में था, टेलीफोन, इंश्योरेंस, रेंट, कैरिड आउटवर्ड हो गया, सैलरी हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, डिप्रिसिएशन, डिस्काउंट अलाउ, बैड डेट राइट ऑफ, जो भी रहेगा वो अपना खर्चे को, एक्सपेंस वाली पार्ट को इधर लिख दिए। उसके बाद इनकम को, इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो ये वाली पॉइंट अपना इधर लिख लेंगे। बाकी घटाने के बाद जो भी अमाउंट बचता है इधर, यानी ये वाली बैलेंस ज्यादा होगा तो बैलेंसिंग फिगर इधर आएगा। तो जो ये लिखा हुआ है नेट प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस है, ये ध्यान रखिएगा, लिखाया है इधर, मतलब क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा था तब यहाँ पे लिखाया है, ठीक है। क्रेडिट बैलेंस उसको पढ़ते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें भी कंफ्यूजन होता है कि सर ये तो नेट प्रॉफिट डेबिट साइड लिखा हुआ है, इसको डेबिट बैलेंस पढ़ेंगे, नहीं, इधर ज्यादा था तो इसका बैलेंसिंग अमाउंट इधर है। तो उम्मीद है कि फॉर्मेट आपको अच्छे से समझ में आएगा, हिंदी वाले फॉर्मेट में और आपको इजीली लिखा हुआ, तो ये और आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि अपने को डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, डेबिट साइड है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक आरंभिक रहतिया जिसको कहते हैं ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेज, बेजेज, आंतरिक जो आपकी भाड़ा लग गया या आंतरिक ढुलाई हो गया वो सब आ गया, फिर इधर सेल, और अपने को क्लोजिंग स्टॉक है तो लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, माने कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो ये अपना जो आया वो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ जाता है, यानी सेल का पॉइंट अधिक था, इधर आ गया 1000, और इधर इन सभी को जोड़ने के बाद 800 आ गया, तो 200 रुपया का आपका ग्रोस प्रॉफिट है। इस ग्रोस प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे लाते हैं, 200 रुपया लिखेंगे, और इधर जितने भी आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको जो हमने पढ़ा रखा है, किराया, वेतन, मरम्मत, रिपेयर्स, बैड डेट, सारा चीज हम लोग जितने भी एक्सपेंसेस है इधर लिख लेंगे। और किसी भी प्रकार के और आपको इनकम है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, जिससे अपने को जो बैलेंसिंग करेंगे यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा। और इधर इधर बैलेंस ज्यादा हो गया, बैलेंसिंग इधर आपको बचा, तो ये नेट लॉस कहलाएगा, इधर आएगा तो नेट प्रॉफिट कहलाएगा। चलिए, तो फॉर्मेट में किसी को कोई दिक्कत है तो वो बताइएगा। ठीक है, तो एंट्री वाला पॉइंट आ गया है, तो एंट्री वाली पॉइंट कल करेंगे, क्योंकि पूरा एंट्री अपने को करना पड़ेगा ना, नॉर्मली कुछ नहीं करना था। जैसे ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे लिखा था, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करते हैं, और यहाँ पे देखिए ये जो ओपनिंग स्टॉक है डेबिट साइड में था, तो यहाँ पे हम लोग डेबिट साइड में लिखते हैं, किसके अकाउंट में डेबिट था, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो ट्रेडिंग अकाउंट करते हैं डेबिट, और टू ओपनिंग स्टॉक, इस तरह से एंट्री कल हम लोग करेंगे। आज की क्लासेज हम लोग यहीं पर रखते हैं, किन्हीं को कोई डॉट क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, एमसीक्यू करवा दीजिए। एमसीक्यू नहीं करवाए है ना, आज गए थे वो वहां नहीं बना पाए हैं पीडीएफ, गए थे लड़का देखने, ठीक है, लड़का का डिमांड क्या कहें, सिस्टर का शादी करना है ना, लड़का ठीक ही है क्या कहें, तो वो नहीं हो पाया था, लेट से आए उधर से, ठीक है, लड़का पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन डिमांड करंट फोटो मांगता है कि जाके घर से लड़की का फोटो भेज के हमको दीजिएगा, हम कहते हुआ, एक से एक डिमांड है। चलिए कोई नहीं, आज के लिए हम लोग क्लासेज यहीं पे रखते हैं, बाकी तो पर्सनल बात है तो वो सब तो रहने दीजिए, जिंदगी है तो वो स्ट्रगल चलते रहेगा। टेक केयर, बाय बाय, आज के लिए यहीं पे रखते हैं हम लोग।